हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। कि जैसा हम जो है प्रीवियस एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का जो प्रश्न है इस समय करा रहे हैं, तो जो लोग भी एनटीपीसी का फॉर्म भरे हैं उन लोगों के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि पेपर में जो है इसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और इस बार भी इसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए अगर आप लोग डेली बेसिस पर क्लास को अटेंड करते हैं यानी करते हैं तो आप लोगों का सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि यह जो पेपर है यह 2019 का है और यह एग्ज़ाम कब हुआ था। तो यह पेपर जो हुआ था 18 जनवरी 2021 को हुआ था और यह वैकेंसी थी 2019 की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न रीजनिंग का है। इसको हम दो पार्ट में करवाएंगे। इस 18 तारीख का जो है पार्ट 1 है, अगली क्लास जो है पार्ट 2 भी रहेगी, तो आप लोग पार्ट 2 को भी कर लीजिएगा। प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, इसमें मैथ और रीजनिंग इन सबों के प्रश्नों को जो है पहले आप लोग खुद रोक कर यानी कि स्टॉप करके खुद सॉल्व किया करिए। इससे आप लोगों को जो है बहुत ही मदद मिलेगी। अगर जो प्रश्न नहीं लगते हैं या फिर नहीं समझ में आते हैं तो उनका सोल्यूशन हम करवा रहे हैं, तो आप लोग सोल्यूशन देख लिया करिए। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है रीजनिंग का। सोहन की ओर इशारा करते हुए राहुल ने कहा, सोहन मेरी पत्नी की बेटी का जो है पति है। तो सोहन का जो है राहुल से क्या संबंध है, तो इसका सलूशन दिखा देते हैं आप लोग कैसे सॉल्व किया गया है। तो इसमें है सोहन की ओर इशारा करते हुए राहुल ने कहा। तो राहुल कहता है सोहन की ओर इशारा करते हुए कि जो सोहन है वह मेरी पत्नी यानी इसकी पत्नी यह हो गई, पत्नी की बेटी, पत्नी की जो है बेटी यानी कि इसकी भी बेटी ही होगी। राहुल की भी बेटी होगी, पत्नी की बेटी यानी कि राहुल की भी बेटी होगी, का जो है पति है। तो यह हो जाएगा। सोहन का जो है राहुल से क्या संबंध है, तो सोहन का जो है राहुल से संबंध है कि यह इसके जो है दामाद होंगे यानी कि सन इन लॉ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, किस प्रसिद्ध व्यक्ति को करो या मरो का जो है नारा देने के लिए जाना जाता है, यानी कि करो या मरो का नारा जो है किसने दिया था। तो यह प्रश्न जो है बहुत ही आसान है। करो या मरो का नारा जो है दिया था वह महात्मा गांधी जी ने दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। इससे संबंधित और भी देख लेते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इसका जो है नारा किसने दिया था, तो यह नारा जो है भगत सिंह ने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसका नारा जो है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था। और चौथा है कि आराम हराम है, इसका नारा जो है जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। तो पिछली बार जो है जो पूछा था करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो वह महात्मा गांधी ने दिया था। तो इस बार अधिकांश संभावनाएं हैं कि इन चारों में से कोई एक जरूर पूछेगा, इसलिए आप लोग इसको याद कर लिए, यह इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, एकमात्र पक्षी का नाम बताइए जो पीछे की तरफ जो है उड़ सकता है, यानी कि वह कौन सा पक्षी है जो पीछे की तरफ उड़ सकता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा हर्निबल हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड जो है पीछे की तरफ उड़ सकता है, यानी कि सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमिंग बर्ड। पेपर में पूछता है कि हमिंग बर्ड जो है पीछे की ओर कितने दिशाओं में जो है घूम सकता है, तो वह 180 डिग्री पर जो घूम सकता है, उससे अधिक नहीं घूम सकता, यानी कि 180 डिग्री जो है हमिंग बर्ड अधिक से अधिक घूम सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है,
डैश पूरी तरह से भारतीयों के द्वारा प्रतिबंधित पहला बैंक कौन सा था? तो वह कौन सा बैंक था जो भारतीयों के द्वारा प्रतिबंधित था? तो उस बैंक का नाम है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक जो है भारतीयों के द्वारा पूरी तरीके से प्रतिबंधित पहला बैंक था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पूछता है पंजाब बैंक की जो है स्थापना कब हुआ था? तो यह भारत के जो है लाहौर में सन 1984 में हुआ था और इसका राष्ट्रीयकरण जो है वह जुलाई 1969 ईस्वी में किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है भारत में पीपुल्स प्लान, यानी कि एक पीपुल्स प्लान जो है एक आर्थिक योजना है। पीपुल प्लान जो है किसके द्वारा तैयार किया गया है? भारत में पीपुल प्लान जो है किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा वो होगा M.N. राय के द्वारा। M.N. राय के द्वारा जो है पीपुल्स प्लान तैयार किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है निम्नलिखित में से कौन सा जो है कंप्यूटर वायरस नहीं है लेकिन मूल रूप से कंप्यूटर भाषा है? तो कौन सा है जो कि कंप्यूटर वायरस नहीं है लेकिन कंप्यूटर भाषा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा वो होगा पाइथन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पाइथन जो है कंप्यूटर वायरस नहीं है बल्कि एक कंप्यूटर भाषा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है निम्नलिखित में से किस विज्ञान ने जियोग्राफी शब्द की जो है सृजन किया था? तो जियोग्राफी शब्द का जो है सृजन किसने किया था? तो इसके ऑप्शन है अरस्तु, एरिस्थोनीज, प्लूटो और हेरोडोटस। यानी इस प्रश्न का सही आंसर होगा एरिस्थोनीज। यह जो है ज्योग्राफी शब्द का जो है सृजन एरिस्थोनीज ने किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है मानव आँखों में निकट दृष्टि दोष को जो है क्या कहा जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को जो है क्या कहा जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मायोपिया। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है। और निकट दृष्टि दोष को जो है प्रश्न में पूछ सकता है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्या निवारण है? तो इसको दूर करने के लिए जो है उपयुक्त क्षमता का जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि कॉनकेव लेंस का जो है प्रयोग कर निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। पेपर में पूछ सकता है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है कि ऊपर दिए गए उस संख्या का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए सभी संख्याओं की समान विशेषता रखती है। तो संख्याएं देख लेते हैं। संख्याएं हैं 29, 43, 59, 53, 89। तो ये सभी संख्याएं जो हैं यह अभाज्य संख्याएं हैं। उसी प्रकार से 79 जो है यह अभाज्य संख्या है। 91 अभाज्य है 9 से। 96 3 से अभाज्य है। 86 यह भी 3 से भाज्य है, लेकिन 79 जो है यह अभाज्य संख्या है। तो यह सबसे अलग विशेषता रखती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है साइन 15 अंश का जो है मान क्या होगा? साइन 15 अंश का मान जो होता है वो होता है √3 - 1/2√3। अगर पेपर में साइन था कास 15 अंश का मान पूछता है तो कास 15 का मान होगा √3 + 1/2√2 और साइन 15 का मान होता है √3 - 1/2√2, यानी कि सही आंसर होगा √3 - 1/2√2। तो इस बार पेपर में पूछ सकता है कि कास 15 का मान क्या होगा? तो कास 15 का मान √3 + 1/2√2।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, यदि एक वृत्ताकार पथ की जो है बाहरी और भीतरी त्रिज्या 2a और 2b है तो उस वृत्ताकार पथ का जो है क्षेत्रफल वृत्त का जो है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यह क्षेत्रफल किसका पूछा है? क्षेत्रफल जो है रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है। तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो है सिंपल सा है कि वृत्त के जो है अंदर का क्षेत्र बाहर का क्षेत्रफल में से वृत्त के अंदर का क्षेत्रफल अगर घटा देंगे तो जो क्षेत्रफल बचेगा वही उसका रास्ते का क्षेत्रफल, यानी कि यह एक वृत्त हो गया और यह एक दूसरा वृत्त हो गया। तो ये बाहरी त्रिज्या दिया है 2a और अंदर के जो त्रिज्या दिया है यह b दिया है। तो पूछा है कि यह जो क्षेत्रफल है इसका क्षेत्रफल बताइए। यह जो सर्कल है यानी कि जो सड़क है इसका क्षेत्रफल पूछा है। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या है कि पहले बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल कर फिर उसके बाद छोटे वाले क्षेत्रफल को घटा देंगे तो आ जाएगा। देखिए कैसे किया है। तो बाहरी वाले का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई r स्क्वायर। तो बड़े वाले को जो है r1 मान लिया तो पाई r1 का स्क्वायर, और अंदर वाले को r2 मान लिया तो पाई r2 का स्क्वायर। तो पाई कॉमन ले लेते हैं। r1 का वैल्यू जो है 2a दिया है, बाहरी वाले को 2 है तो 2a का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस अंदर वाले का b है तो b स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से पाई कॉमन है तो 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि जो क्षेत्रफल होगा वो होगा पाई 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सही आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, यदि 1/3a बराबर 1/4b बराबर 1/5c, तो ABC का जो है रेशियो पूछा है। तो ABC का रेशियो पूछा है तो बहुत सी सिंपल है, इसके बराबर के कर देते हैं। आइए दिखाते हैं। निकालने के लिए जो यह प्रश्न में दिया है इसको बराबर के कर देंगे। तो यहाँ से के कर देंगे तो यहाँ से a की वैल्यू 3 उधर जाएगी तो a बराबर 3 के हो जाएगा। उसी प्रकार 4 इधर जाएगा तो b बराबर 4 के हो जाएगा। फिर 5 इधर जाएगा तो c बराबर 5 के हो जाएगा। तो ABC का रेशियो जो पूछा है वह 3, 4, 5 हो जाएगा। यानी कि सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर स्थान पर आएगा तो इसको चेक करने के लिए प्रश्न में दिया है 8, 17, 35, 71, 143। तो 17 कैसे आया है? तो 8 का 2 गुना है प्लस 1 है, यानी कि 8 दूनी 16 प्लस 1 17। उसी प्रकार 35 कैसे है? तो 17 दूनी 34 और 1 35। फिर 71 कैसे है? 35 दूनी 70 प्लस 1। तो 71 के बाद क्या होगा? तो 71 दूना होता है 142 और प्लस 1 जोड़ देंगे तो 143। यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, यह करंट का नहीं है। किस संगठन ने दिसंबर 2018 में भारतीय वायुसेना GSAT-7 ने नामक एक सैन्य संचार उपग्रह लॉन्च किया था? तो सैन्य संचार उपग्रह लॉन्च किया था तो वह कौन सी संगठन सेना थे? तो यह करंट का सवाल है। करंट का सवाल वैसे रिपीट नहीं करता है, फिर भी इसका जो आंसर होगा वह कौन सा संगठन था? तो वह था GSLV-FF1 यानी कि श्रीहरिकोटा के द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, 14 व्यक्ति वस्तु जो है 14 व्यक्ति वस्तु A खरीदते हैं जबकि 13 व्यक्ति वस्तु B खरीदते हैं। दोनों व्यक्ति दोनों वस्तुएं खरीदते हैं। व्यक्तियों की जो है कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका है, मान लेते हैं कि कुल व्यक्ति अगर x हैं कुल व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए यह एक फार्मूला होता है यूनियन वाला, जिसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इसी पर लगेगा। अगर टोटल की वैल्यू पूछेगा तो n इंटू A यूनियन B बराबर जो होता है वह NA प्लस NB माइनस N इंटरसेक्शन B। यूनियन का मतलब जो होता है वह होता है टोटल और इंटरसेक्शन का मतलब होता है
जो उन दोनों ए और बी में से जो कॉमन होंगे, और यूनियन का मतलब होता है जो ए और बी को दोनों को मिलाकर होंगे। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ए एलिमेंट, मतलब ए में कितने संख्या है, नंबर ऑफ बी बराबर होता है एन बी बराबर नंबर ऑफ बी एलिमेंट, यानी कि बी में कितनी संख्याएं हैं। तो यह फार्मूला आप लोग याद करेंगे तो उसी के बेस पे लगेगा। तो यहाँ से दोनों को पूछा है कि कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी, तो हमने x मान लिया है। तो x बराबर एन ए में कितने व्यक्ति हैं, तो 14 व्यक्ति हैं ऊपर थे, और एन बी में कितना है, तो एन बी में 13 व्यक्ति हैं, और दोनों कितने थे, दोनों में जो शामिल है वह 2 व्यक्ति थे। तो 14 13 27 होगा, 27 में से 2 घटेगा तो 25 आ जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर होगा 25। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो 14 है वह ए में है, तो यानी कि ए की वैल्यू 14, 13 जो है बी में, यानी कि एन बी की वैल्यू 13, और 2 व्यक्ति जो है दोनों में है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब 2 हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा 25। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है प्रधानमंत्री ग्रामीण यानी कि दिशा प्रधानमंत्री ग्रामीण दिशा PMG दिशा कार्यक्रम में जो है DISHA का फुल फॉर्म क्या है, DISHA का फुल फॉर्म जो है वह क्या होगा। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है डिस्टेंस ह्यूमन एसोसिएशन, ऑप्शन बी डिस्टेंस इंटीग्रेटेड सोशल ह्यूमैनिटेरियन, ऑप्शन सी डेवलपमेंट इंटीरियर शिक्षा हेल्प एंड असिस्टेंस, या फिर ऑप्शन डी होगा डिजिटल साक्षरता अभियान। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा डिजिटल साक्षरता अभियान। दिशा का फुल फॉर्म होगा DISHA का फुल फॉर्म डिजिटल साक्षरता अभियान। डिजिटल साक्षरता अभियान की जो शुरुआत कब हुई थी, तो वह पूछ सकता है कि शुरुआत कब हुई थी, तो वह 2017 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है यदि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का मान 2 है तो साइन की पावर 8 थीटा प्लस कॉस की पावर 8 थीटा का जो है मान क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल है, इसका जो है ये सलूशन दिखाते हैं कैसे सॉल्व किया गया है। इसमें देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान 2 दिया गया है, तो हम कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1/sin थीटा, तो यह हो जाएगा साइन थीटा प्लस 1/sin थीटा बराबर 2 हो जाएगा। तो यहाँ से साइन को जब एलसीएम लेंगे तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा और यह साइन थीटा जब इधर जाएगा, मतलब आपको इसको सलूशन इस तरीके से होगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 1 यह साइन थीटा हो जाएगा बराबर 2 हो जाएगा। फिर साइन थीटा की वैल्यू 2 जाएगी, तो यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा या 2 साइन थीटा जो है या पहले आ जाएगा तो -2 साइन थीटा प्लस 1 है बराबर 0, यह हो जाएगा। तो यह जो है यह जो वैल्यू लिखी गई है यह ए स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला है, ए बराबर 1, तो यहाँ से ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा -1 का होल स्क्वायर। यहाँ साइन थीटा को वैल्यू 1 आ जाएगी, तो साइन थीटा बराबर 1 किसका मान होता है, तो यह साइन 90 का मान होता है। तो यहाँ से थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, तो यहाँ से थीटा बराबर 90 हो जाएगा। थीटा की वैल्यू जब 90 हो गया है तो पूछा है कि साइन की पावर 8 थीटा प्लस कॉसेक की पावर 8 थीटा का मान क्या होगा। तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और कॉसेक 90 की वैल्यू भी 1 होती है, तो 1 की पावर 8 थीटा प्लस 1 की पावर 8 थीटा, यानी कि आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है 2018-19 में सऊदी अरब पेट्रोलियम के निर्यात में दुनिया का अग्रणी देश जो है कौन है, और कौन सा देश दूसरे स्थान पर है। यानी कि प्रश्न में पूछ रहा है जो सऊदी अरब है वह दुनिया का जो पेट्रोल के मामले में सबसे आगे है, तो दूसरे स्थान पर कौन सा देश है। तो दूसरे स्थान पर जो देश है वह है रूस,
उस देश का नाम है रूस। रूस जो है दूसरे स्थान पर है और पहले स्थान पर है वह सऊदी अरब है, यानी कि सही आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है फारसी विद्वान अल-बरेनी अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान किस आक्रमणकारी के जो है साथ था। तो जो फारसी विद्वान अल-बरेनी थे वह अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान किस आक्रमणकारी के साथ थे, तो वह थे महमूद गजनवी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अल-बरूनी ने जो है बहुत सी किताबें लिखी हैं, जिनकी में जो उनकी प्रमुख रचनाएं हैं द क्रोनियोलॉजी ऑफ असिस्टेंट नेशन, तहकीए हिंद, किताब उल हिंद। पेपर में जो है किताब उल हिंद जो है हमेशा पूछता है, तो यह इसको आप लोग याद रखें कि किताब उल हिंद की जो है रचना किया है वह अल-बरूनी ने किया है। यह बार बार पूछता है किताब उल हिंद की रचना किसने किया है, तो वह अल-बरूनी ने किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है ए क्यूब प्लस बी क्यूब संबंध ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर 185 संबंध 158 है, तो ये संबंध बी का जो है मान क्या होगा। ये संबंध बी का मान पूछा है, तो यह भी बहुत सिंपल है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे इतना, या ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटे बराबर 185 बटे 158 दिया है। संबंधे में दिया है तो मतलब बटे में होता है। तो पेपर इसमें तो ऐसा सॉल्व किया गया है, इससे हम सिंपल, आप लोग इसको सलूशन देख लिए और इससे हम सिंपल तरीका भी बताते हैं। किसमें दिया है तो इसमें से अगर हम बी क्यूब कॉमन ले लेते हैं तो यह हो जाएगा ए बटे बी का होल क्यूब हो जाएगा प्लस 1 टोटल बटे हो जाएगा ए बटे बी का होल क्यूब माइनस 1। बी क्यूब यहाँ कॉमन लिए हैं, बी क्यूब यहाँ कॉमन लेते हैं, तो बी क्यूब कट गया है, यानी कि बराबर 185 बटे 158 हो जाएगा। हमें पूछा है ए बटे बी की वैल्यू पूछा है, तो यहाँ 158 इसमें गुणा कर देंगे, तो यह हो जाएगा 158 इंटू ए बटे बी का होल क्यूब प्लस 158 इधर हो गया। जब यह नीचे वाले गुणा करेंगे तो 185 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 185 ए बटे बी का होल क्यूब माइनस 185, यह बराबर हो जाएगा। तो अगर हम 185 को इधर लाते हैं और 158 को उधर लाएंगे तो सीधा सीधा हो जाएगा कि 185 में से 158 घटाएंगे, तो 185 में से 158 घटाएंगे तो 8 5 7 बचेगा और 27 हो जाएगा, यानी कि 27 ए बटे बी का होल क्यूब बराबर 27 ही हो जाएगा, यानी कि 27 से 27 कट जाएगा, सीधे सीधे आ जाएगा। 27 कितना हुआ था, नहीं 27 185 जब इधर आएगा तो देखिए हम बार बार उसको काट दें, लेकिन आप लोग इस तरीके से करेंगे तो बहुत सिंपल, क्योंकि हमें लिखने में यहाँ दिक्कत हो रही है। यहाँ से आप बी क्यूब को पहले कॉमन ले लिए, तो यह ए क्यूब बटे ए बटे बी का होल क्यूब प्लस 1 ऊपर हो जाएगा और ए बटे बी का होल क्यूब माइनस 1 नीचे हो जाएगा, बराबर 185 बटे 158 हो जाएगा। तो यह तिरिया गुणा कर लेंगे, तिरिया गुणा कर घटाएंगे तो सीधा सीधा ए बटे बी का होल क्यूब बराबर आ जाएगा, ए बटे बी का होल क्यूब बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से कुछ आएगा तो यहाँ से क्यूब रूट ले लेंगे तो ए बटे बी आ जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में 3 संबंधी कितना है 7 संबंधी 3। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है कि 1254 प्लस 125.4 प्लस 12.54 प्लस 1.254 इसको जोड़ना है। तो यह सिंपल है कि इसको आप सीधा सीधा जोड़ देंगे तो इतना आंसर आ जाएगा। आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि आप नहीं इसमें सभी बराबर दिए, नहीं तो आप लास्ट के अंक जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर लास्ट में 4 आता है
फिर 5 4 9 आता है, 4 के बाद 9 किस में है, 4 के बाद 9 बी और सी में है। उसके बाद आप लोग जोड़ लेंगे तो सिंपल तो रहेगा, क्योंकि तब पर भी जोड़ना पड़ेगा, तब पर भी जोड़ना पड़ेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है, यदि निश्चित कूट भाषा में पासपोर्ट को RCUUNMPR मतलब इतना लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। चूँकि जो इसको इतना लिखा गया है तो P की वैल्यू होती है 16, R की वैल्यू होती है 18, तो 2 अधिक है। A की वैल्यू होती है 1, C की वैल्यू होती है 3, यानी कि 2 अधिक है। S की वैल्यू होती है 19, U की वैल्यू होती है 21, यानी कि यह इससे 2 2 अधिक है। उसी प्रकार ये इसके वैल्यू जो होगा तो D से अधिक, D की वैल्यू होती है 4, 4 से अधिक 2 यानी कि 6, 6 का वैल्यू तो होता है F, यानी कि ऑप्शन नंबर C E नहीं होगा, ऑप्शन नंबर D भी नहीं होगा। तो इसमें अब देखिए Q दिया है, फिर O दिया है, O दिया है, फिर K दिया है, K दिया है, तो आप ये मत चेक करिए। स्टार्टिंग का एक चेक कर लिया, अब लास्ट का चेक करिए R और B में। तो R और B में T की वैल्यू होती है 20, तो 20 से 2 अधिक होता है 22, 22 पे होगा U। फिर घटाया है, 4 जोड़ रहा है, फिर 4 घटाया है। यहाँ पे अब देखिए हम पूरा नहीं चेक किए, पूरा में क्या है कि पहले 4 संख्याओं को जोड़ा है, फिर उसके बाद 4 संख्या को घटाया है। तो 4 संख्याओं को घटाने के बाद T वाले में से 20 में से 2 घटाएंगे, 20 में से 2 घटाने पर 18 आएगा, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्योंकि पूरा जब चेक किए हैं तो पहले 4 4 जोड़ा है, उसके बाद 4 4 घटाया है। पहले आप लोग प्रश्न को एक बार वेरीफाई कर लिया करिए पेपर में, कहीं गलती ना हो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। कूना निम्नलिखित में से किस देश की जो है मुद्रा है। कूना जो है किस देश की मुद्रा है, तो वह है क्रोएशिया। क्रोएशिया की जो मुद्रा है वह कूना है, यानी कि सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और भी देशों को देख लेते हैं, तो कूना जो है क्रोएशिया की मुद्रा है। उसी प्रकार सऊदी अरब अमीरात की जो मुद्रा है उसको दिरहम कहते हैं, यानी कि जो सऊदी अरब अमीरात में, यानी कि जो सऊदी में मुद्रा है वो उसे दिरहम कहते हैं। केन्या की जो मुद्रा है उसे सीलिंग कहा जाता है, केन्या की मुद्रा को सीलिंग कहते हैं। और सूडान की मुद्रा को सूडानी पाउंड कहा जाता है। तो इन तीनों में से चारों को आप लोग याद कर लीजिए, यह महत्वपूर्ण है। मुद्रा वाला चैप्टर, मुद्रा से जो संबंधित प्रश्न है उसको हम रेलवे GS कर एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं, उसमें आप GK GS उसमें सभी मुद्राएं हम करा चुके हैं। तो आप लोग उसको जाकर देख लीजिए, उससे सभी मुद्रा वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा। नृत्य वाला भी पार्ट है, जितने अभी तक नृत्य हुए हैं और जो भी रेलवे NTPC में पूछा गया है पिछले सालों में, उन सभी को करा दिए हैं। तो आप लोग GS का भी पोर्शन आप लोग देखेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा, मतलब महत्वपूर्ण फायदेमंद रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है, 2014 में बैंक खाता, क्रेडिट, बीमा, पेंशन आदि जैसी वित्तीय सेवाओं की सस्ती अधिगम्यता प्रदान करने के लिए कौन सी जो है योजना शुरू की गई थी। तो अभी अधिगम्यता प्रदान करने के लिए जो योजना शुरू की गई थी उस योजना का नाम था प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री 2014 में जो है प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण जो है किसे माना जाता है। तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन का वास्तविक कारण माना जाता है वह उसके लिए जो ऑप्शन है कि बंगाली लोग अंग्रेजी पोशाक और भोजन का विरोध करते थे, गलत होगा। सभी स्वतंत्र सेनानी बंगाल से थे, गलत होगा। अंग्रेजों को फूट डालो और राज करो की नीति थी, यानी कि इसका सही आंसर होगा यही। लॉर्ड कर्जन का जो बंगाल विभाजन का निर्णय था उसका कारण था कि अंग्रेजों की जो है फूट डालो और राज करो, अंग्रेजों की यह नीति थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है, वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों में से जो कौन सा एक कारक है जो कि वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार है। तो उसके लिए प्रमुख जिम्मेदार है कृषि। कृषि जो है वनों कटाई के लिए प्रमुख कारण है।
यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है। तो इसमें से जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं पूछा है, तो आप लोग ध्यान दीजिए कि प्रश्न में क्या पूछा है। तो प्रश्न में अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है पूछा है। तो आप पहला प्रश्न है कि विश्व पर्यटन संगठन, यह है आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन, यह भी है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, तो यह जो है नहीं है। और चौथा है यूरोपीय संघ का सांख्यिकी कार्यालय, तो यह भी है। तो यानी कि प्रश्न में जो है, प्रश्न में चूंकि नहीं पूछा है तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है, ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड स्वयं व संख्या और एक होता है, संख्याएं क्या कहलाती है। तो ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड स्वयं व संख्या होती है और गुणनखंड हमेशा जो है एक होता है, तो वह संख्याएं जो है अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो वह संख्याएं जो कहलाती हैं वह अभाज्य संख्याएं कहलाती है, जिसका गुणनखंड जो है स्वयं और वह संख्या और स्वयं और एक होती है। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी है, जो खुद से और एक से कटे, यानी कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है, प्रश्न नंबर 29 है कि इस खाली स्थान पर जो है क्या आएगा। तो ये जेड जो है ए का विपरीत है, 1 पर 1 होता है तो ए का विपरीत है। एक्स जो है डी का विपरीत है, वी जो है आई का विपरीत है, आई पर 9 होता है, टी जो है 16 का विपरीत है। नहीं विपरीत नहीं है, 2 घटाया है। देख लीजिए कैसे सॉल्व किया गया है। तो यह Z1 है, यानी कि जेड के बाद जेड में से 2 घटाने पर एक्स आएगा, एक्स में से 2 घटाने पर वी यानी कि 22 आएगा, 22 में से 2 घटाने पर 20 यानी कि टी आएगा, 20 में से 2 घटाने पर 18 आएगा, यानी कि 18 क्या आता है आर आता है। तो आर केवल एक ही में है, ऑप्शन नंबर सी में। या तो फिर इस तरीके से भी आप कर सकते हैं कि 1 है, 1 के बाद 4 यानी कि 2 का वर्ग, 1 का वर्ग फिर 2 का वर्ग फिर 3 का वर्ग फिर 4 का वर्ग, या उसके बाद पूछेगा 5 का वर्ग। 5 का वर्ग 25 होता है, तो इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है, आंसर बी और सी में होगा। उसके बाद यह चेक कर लेंगे कि 2 घटाया है तो वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न में आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 जो है, जे का मान जो है 25 है, तो उसी प्रकार गेम का मान 65 है, तो बेसिक का मान क्या होगा। तो इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो चूँकि जे का मान 25 दिया है, तो 25 कैसे आया है, 25 या वैल्यू कैसी आई है, तो जे की वैल्यू होती है 10, 10 का आधा करने पर 5 आया है, तो 5 का स्क्वायर कर दिए तब जाकर 25 आया है। उसी प्रकार गेम की वैल्यू कैसे आएगी, तो गेम की वैल्यू में जी का मान 7, ए की वैल्यू 1, एम की वैल्यू 13, ई की वैल्यू 5, तो इन सभी को जोड़ेंगे तो वैल्यू 26 आ जाएगी। फिर 26 का जब आधा करेंगे 13 आ जाएगा। तो यहाँ पर 5 गुना किया गया है, तो 13 का भी 5 गुना यहाँ पर 65 आया है। उसी प्रकार बेसिक का करेंगे, तो बेसिक में बी की वैल्यू 2, ए की वैल्यू 1, एस की वैल्यू 19, आई की वैल्यू 9, सी की वैल्यू 3, इन सभी को जोड़ने पर 34 आएगा। 34 का आधा 17, 17 का 5 गुना 85, यानी कि सही आंसर 85 हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्नों को आपको सॉल्व करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप जो है ए बी सी जो ये अल्फ़ाबेट है इनका आप लोग क्रम पहले याद करिए। क्रम में याद करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि तभी ये लगेगा कि
तभी आप लगा पाएंगे। जैसे कि बी की वैल्यू 2 पर होती है, ए की वैल्यू 1 होती है, एस की वैल्यू 19 पर होती है, आई की वैल्यू 9 पर होती है, सी की वैल्यू 3 पर होती है। तो ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा, तभी आप लोग जल्दी लगा पाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 है, एक मशीन का मूल्य 10% प्रति वर्ष की दर से कम होता है, यानी कि ह्रास होता है तो मतलब कम होता है। तो मशीन का मूल्य जो है 10% प्रति वर्ष की दर से कम होता है। यदि उसका वर्तमान मूल्य जो है 1,62,000 है, 2 साल पहले मशीन का जो है मूल्य क्या था, 2 साल पहले पूछा है, और इसका मूल्य जो है 10% की दर से जो है कम हो रहा है। तो इसका सिंपल फार्मूला है कि 2 वर्ष पहले जो उसका मूल्य होगा वह 1,62,000 में बटे जो है पहले यह मूल्य था। अब जब करेंगे तो इसके बटे 1 में से 1 माइनस आर बटे 100, तो आर की वैल्यू 10% के वंश कम हो रहा है, तो 1 माइनस आर बटे 100 टू द पावर एन की वैल्यू 2 वर्ष पूछा है, 2 वर्ष की वैल्यू यह हो जाएगी। यह जो फार्मूला निकाला गया है यह इससे निकाला गया है, ए बराबर P1 प्लस आर बटे 100 टू द पावर एन, इससे निकाला गया है। तो चूँकि कम हो रहा है तो यह प्लस की जगह माइनस होगा, क्योंकि यह घट रहा है। अगर यही बढ़ रहा होता तो प्लस रहता, तो घट रहा है तो माइनस हो जाएगी। तो यहाँ दिया है कि अब क्या हुआ, उसकी वैल्यू होती है 1,62,000, यानी कि ए की वैल्यू दिया है 1,62,000, पी की वैल्यू पूछा है, पी की वैल्यू जो है यह इधर आकर बट्टे में हो जाएगा, तो यही 1,62,000 बट्टे इतना हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पर जो आंसर आया वो आया है 2 लाख रुपये। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। पक्षियों के जो है अध्ययन को जो है क्या कहा जाता है। तो पक्षियों के जो अध्ययन को कहा जाता है वो ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। ऑर्निथोलॉजी जो है पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और भी देख लेते हैं, जिसमें उभयचर एवं जो सरीसृप होते हैं उनके अध्ययन को जो है हैर्पिटोलॉजी कहा जाता है, और जो आँखों के चिकित्सकीय अध्ययन उनको जो है ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है, और जो मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन के लिए जो अध्ययन करते हैं उनको एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। तो यह प्रश्न जो है इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे प्रश्न पूछते हैं अध्ययन वाले से, जीव विज्ञान के अध्ययन वाले से। तो सभी अध्ययन वाला जो श्रृंखला है उसको भी हमने रेलवे जीके जीएस में जो है करवाया है। तो उस जो है प्लेलिस्ट को आप लोग ज़रूर पढ़ा करिए, क्योंकि उससे आपका जीके और जीएस कवर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 है, किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 2 गुणे 4th रूट ऑफ √3 है, यानी कि 2 गुणे 4था रूट ऑफ 3 है, करीब 3 है। तो इस त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसको आइए दिखाते हैं। चूँकि समबाहु त्रिभुज की भुजा दिया है 2 गुणे 4th रूट ऑफ करीब 3 दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है करीब 3/4 भुजा का स्क्वायर। यह फार्मूला आप लोगों को याद रहना चाहिए, तभी सवाल लगेगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है करीब 3/4 भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ से भुजा की वैल्यू यह दिया है, तो यह हो जाएगा 2 × 4th रूट ऑफ √3 का होल स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो करीब 3/4 पहले से रहेगा, और यह 2 का 2 है तो 2 का स्क्वायर जो है 4 आ जाएगा, और इसका रूट का जो है 4th रूट दिया है, तो यहाँ से एक रूट, जब 4th रूट दिया है तो यह रूट जब आएगा तो यह भागे हुआ तो यह रूट बच 2 आ जाएगा, यानी कि √2 बच जाएगा। अगर यहाँ पर 2 लिखा है किसी भी रूट में, अगर √3 की वैल्यू को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। मेन यही होता है कि 2 √3 पर जो है 2 लगा होना चाहिए, लेकिन अक्सर 2 लिखा नहीं जाता है, लेकिन यह 2 होता है। यही अगर 4 हो गया तो 4th रूट हो गया, तो जब इसको स्क्वायर करेंगे 4 का तो यह 2 यहाँ पर बचे जाएगा, तो यही होगा, यानी कि √3 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 है, वह कौन सा शहर है जिसको द गोल्डन ट्रायंगल नामक पर्यटन परियोजना का जो हिस्सा नहीं है? वह कौन सा शहर है जो गोल्डन ट्रायंगल नामक पर्यटन परियोजना का हिस्सा नहीं है? तो वह शहर है लखनऊ, क्योंकि यह पूछा है नहीं है कौन सा हिस्सा नहीं है, तो जिसमें जयपुर है, आगरा है, दिल्ली है, लेकिन जबकि लखनऊ नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा लखनऊ। अगर आप लोगों को यह क्लास पसंद आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब, और जो लोग भी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को आप शेयर कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 35। प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा पर्यावरण एवं विकास पर किए गए घोषणा को जो है मंजूरी किस वर्ष दी गई है? तो पर्यावरण एवं विकास पर किए गए घोषणा को जो मंजूरी दी गई है वह सन 1992 ईस्वी में दी गई है। यानी इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1992। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 है, यूएन पर्यावरणीय गतिविधियों का जो समन्वय करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? यानी कि वह कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो यूएन की जो पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वय करता है? तो इसके ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक संगठन, ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संरक्षण परिषद, तो ये भी नहीं। अगला पॉइंट है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, तो यह ऑप्शन जो है सही होगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संगठन जो है यह यूएन की जो है पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वय करता है, यानी कि सही आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 है, निम्नलिखित में से भारत में स्थानीय सरकार का जो एक भाग नहीं है? तो प्रश्न में पूछा है नहीं है, वह कौन सा जो भारत में स्थानीय सरकार का जो एक हिस्सा यानी कि एक भाग नहीं है? तो वह है विकास प्राधिकरण। विकास प्राधिकरण जो है भारत में स्थानीय सरकार का जो एक भाग नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। स्थानीय स्वशासन को जो है भारतीय संविधान में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत जो है इसको 1992 में जो है शामिल किया गया था। तो प्रश्न में पूछता है कि स्थानीय स्वशासन को जो है भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा जो है शामिल किया गया है? तो वह 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत जो है स्थानीय स्वशासन को शामिल किया गया। और कब किया गया? तो वह सन 1992 ईस्वी में किया गया। और यह भी पूछता है कि स्थानीय प्रशासन के अंतर्गत जो क्या क्या आते हैं? तो ग्राम पंचायत आता है, नगर पंचायत, नगर पालिका, जिला पंचायत, ये सभी जो है स्थानीय प्रशासन के जो है अंतर्गत आते हैं। तो प्रश्न में पूछता भी है स्थानीय प्रशासन के अंतर्गत क्या आता है? तो नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर पालिका और जिला पंचायत आता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 है, यदि एक 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 डॉट 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 एक यानी कि n बार अगर एक लिखा जाए तो 9 से विभाज्य है, तो n का न्यूनतम मान क्या होगा? वह n का कौन सा मान है न्यूनतम मान जो 9 से विभाज्य है? एक 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 को जो है n बार लिखा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नहीं, इसमें 9 दिया है। तो इसका सलूशन देखिए, लिखा भी है कि यदि किसी संख्या का योग 9 से विभाज्य है तो वह संख्या पूर्णतः 9 से विभाज्य होगी। तो न्यूनतम मान जो है वह 9 हो जाएगा। यानी कि अगर एक 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 दिया गया है तो 9 का विभाज्य का नियम है कि इन संख्याओं का योग जो है 9 आना चाहिए। तो 9 कब आएगा? जब यह 9 बार लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यह 9 बार लिखा है, यानी कि इन सभी को जोड़ने पर 9 आएगा। तो 9 कब आएगा? जब एक की वैल्यू 9 बार होगी, तब यह 9 से विभाज्य होगा। यानी कि वह कौन संख्या न्यूनतम संख्या? तो वह 9 बार होगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 है 1998 में भारत में परमाणु विस्फोटक उपकरणों का जो परीक्षण है वह कहाँ पर किया गया था। तो 1998 में परमाणु विस्फोटक उपकरणों का परीक्षण किया गया था वह पोखरण राजस्थान में किया गया था, यानी कि इसका सही आंसर होगा वो होगा पोखरण राजस्थान। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कभी कभी पूछे किस स्थान पर, तो राजस्थान में, तो पोखरण राजस्थान इसका पूरा आंसर होगा। और यह कब हुआ था, तो यह सन 1974 ईस्वी को जो है पोखरण के राजस्थान में परीक्षण होता। इसको एक नाम भी दिया गया था, तो इसका नाम जो था वह स्माइलिंग बुद्धा था, स्माइलिंग बुद्धा। और यह जो है विफल हो गया था, यानी कि सक्सेस नहीं हुआ था। पहली बार जो किया गया था यह विफल हो गया था। उसके बाद जो है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जो है लगभग 24 वर्ष के बाद फिर से हुआ था। यह कब हुआ था, तो 11 और 13 मई 1998 को दोबारा किया गया। और उसको क्या नाम रखा गया, तो उसको नाम रखा गया था ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति रखा गया था। उस समय जो प्रधानमंत्री थे वह अटल बिहारी वाजपेयी थे, तब किया गया था दोबारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 है यदि समीकरणों x² + ax + b = 0 और x² + bx + a = 0 का जो मूल उभयनिष्ठ है, तो a + b का जो है मान क्या होगा। यहाँ पर दिया a और b की वैल्यू बराबर नहीं रख सकते हैं, तो a + b का जो है मान क्या होगा। यानी कि प्रश्न में कहने का मतलब यह है कि इन दोनों का मूल जो है एक ही होगा, यानी कि आपका इनके जो मूल है वह उभयनिष्ठ है, एक ही हो, तो a और b का मान क्या होगा। तो पहले हम इनके पहले वाले का मूलों का योगफल निकाल लेते हैं, फिर दूसरे वाले का। तो अगर इनके मूल जो है एक ही है तो मूल हम मान लेते हैं कि अल्फ़ा होगा। मूल अल्फ़ा होगा, तो अगर अल्फ़ा होगा तो वह समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो यानी कि x की जगह अल्फ़ा रख देंगे तो अल्फ़ा² + a + b = 0 हो जाएगा। दूसरे वाले में भी अल्फ़ा रखेंगे तो a अल्फ़ा² + b अल्फ़ा + a = 0 हो जाएगा। फिर इनको घटा देंगे, घटाने पर अल्फ़ा कट जाएगा। यहाँ से अल्फ़ा कॉमन लेंगे तो अल्फ़ा a - b बचेगा प्लस b - a बचेगा। यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू 1 आ जाएगी सॉल्व करने पर। अल्फ़ा की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो अल्फ़ा की वैल्यू समीकरण 1 में अगर रख देंगे तो a + 1 + a + b = 0, यानी कि a + b का वैल्यू भी a + b की वैल्यू -1 आ जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 है दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जिसकी जो है तीसरी संख्या से वही संबंधित जो दूसरे, यानी कि जिससे संबंधित है यह किस संख्या से संबंधित होगी। तो जो यह संख्या 28 आई है यह 3 का स्क्वायर प्लस 1 है, यानी कि 3 का क्यूब प्लस 1 है, यानी कि 3 3 के 9 3 27 27 में 1 जोड़ने पर 28 आ गया है। उसी प्रकार 9 का क्यूब करेंगे तो 9 का क्यूब 9 9 81 गुणे 9, फिर करेंगे तो 729 आ जाएगा। और चूंकि फिर +1 करना है तो 729 + 1 यानी कि 730, यानी कि इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा 730। वही किया गया है, क्यूब +1 किया गया, क्यूब +1 730। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 है यदि 110 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक आयताकार सोलर पैनल की जो लंबाई है और उसकी चौड़ाई है उसमें 10% अधिक है, तो उसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में पूछ रहा है कि इतने मीटर क्षेत्रफल वाले एक आयताकार सोलर की जो है लंबाई जो है वह चौड़ाई से 10% अधिक है, तो चौड़ाई क्या होगी। तो सिंपल सवाल है, अगर हम चौड़ाई को जो x मान लेते हैं तो लंबाई क्या होगी इससे 10% अधिक है, तो कितना हो जाएगा x का 10% 110/100, यानी कि 11/10 x हो जाएगा। तो चूंकि आयताकार सोलर पैनल का क्षेत्रफल होगा वह होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा तो वह लंबाई गुणे चौड़ाई होगी। तो लंबाई गुणे चौड़ाई का मान दिया है प्रश्न में 110, तो लंबाई जो है 11/10 है, लंबाई 11/10 x है, चौड़ाई x दिया है तो 11/10 x गुणे x = x² = 110 हो जाएगा।
तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू 10 मीटर आ जाएगी, यानी कि चौड़ाई जो इसकी होगी वह 10 मीटर होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 है, पाचन तंत्र के चरणों का निम्नलिखित कौन सा अनुक्रम सही है। तो पाचन तंत्र का जो है सही अनुक्रम कौन सा होगा, तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस पाचन भोजन में जो है पाचन के जो है संपूर्ण प्रक्रिया की जो है 5 अवस्थाएं हैं, तो उनका सही क्रम होगा, पहले अंतःग्रहण करेंगे यानी कि इंजेस्टेशन करेंगे, उसके बाद पाचन यानी कि डाइजेशन करेंगे, फिर अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन करेंगे, उसके बाद स्वांगीकरण यानी कि एसिमिलेशन करेंगे, फिर मल परित्याग यानी कि डिफेक्सेशन करेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 है, निम्नलिखित से कौन सी संख्या निम्नलिखित श्रेणी से संबंध नहीं रखती है, यानी कि यह श्रेणी किसी न किसी एक निश्चित पैटर्न पर, तो इनमें से वह कौन संख्या है जो पैटर्न को फॉलो नहीं करती है। तो आइए देखते हैं। तो संख्या है 4, 7, 13, 26, 49, 97। तो 4 से जो है 7 कैसे आया है, तो 4 का 2 गुना -1 यानी कि 4 दूनी 8 -1 करने पर 7 आया है। उसी प्रकार फिर 7 का 2 गुना -1 तो 7 दूनी 14 -1 13 आ जाएगा। फिर 13 का 2 गुना -1 करेंगे तो 13 दूनी 26 -1 करेंगे तो 25 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 26 आया जो कि गलत है। और अगर 25 करेंगे, जब 25 सही होता तो 25 का 2 गुना 50, 50 में से 1 49 आ जाता। फिर यह करेंगे 97 आता है, यानी कि जो 25 तो 26 आया यह गलत है, 25 आना चाहिए, तो यह 26 जो है गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 है, बिहार का चंपारण महात्मा गांधी के द्वारा किस वर्ष में शुरू किया गया था, यानी कि सत्याग्रह का जो साक्ष्य था कब था। बिहार का तो चंपारण सत्याग्रह वो कब शुरू किया, तो यह 1917 में जो है प्रारंभ किया गया था बिहार का चंपारण, और यह गांधी जी के द्वारा जो है किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 है, उस वृत्त के जो है व्यास की माप क्या होगी जिसकी परिधि 8.8 सेंटीमीटर है। पाई का मान 22/7 रखना है। तो यहाँ से सिंपल है, वृत्त की परिधि की माप परिधि दिया है, यानी कि वृत्त की परिधि होती है 2πr। 2πr की वैल्यू दिया है 8.8। यहाँ से हो जाएगा 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 होगी, आर की वैल्यू निकालनी है तो 8.8 हो जाएगा। तो यह काट देंगे, यह 88 इसको 10 लिख सकते हैं 1 0 से, तो 22 चौको 88, फिर 2 दूनी 4 यानी कि 7 दूनी 14। यहाँ से आर की वैल्यू जो आ जाएगी, वह 14 आ जाएगी। तो आर की वैल्यू 1.4 आ जाएगी। तो व्यास पूछा है, तो व्यास जो होता है वह 2r होता है, यानी कि 2 से गुणा करेंगे तो यह 2.8 आ जाएगा, यानी कि सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है, वही किया है। 2πr है तो पाई की वैल्यू 22/4, आर की वैल्यू निकालनी है तो 2r की वैल्यू इतना हो जाएगी, 2r की वैल्यू 2.8 आ जाएगी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 है, भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम की शुरुआत किस मुद्दे के समाधान के लिए किए थे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो या किस मुद्दे की जो संविधान के लिए संशोधन के लिए किया गया था। तो इसके ऑप्शन है, बोलने की स्वतंत्रता नहीं, सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हो गलत, बालिका लिंगानुपात में गिरावट, इसी को जो है समाधान के लिए किया था, यही आंसर सही है। विभिन्न सामूहिक समाज की समानता गलत, तो इसका सही आंसर होगा बालिका के जो है लड़कियों के जो है लिंगानुपात में जो गिरावट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 है, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 8 स्क्वायर गुणे 6 स्क्वायर और 4 के पावर 6 गुणे 9 के पावर 3 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, यानी कि इनका सभी का जो है मैक्सिमम कॉमन फैक्टर क्या होगा।
तो देख लेते हैं, सिंपल है। 8 की पावर 8 का स्क्वायर गुणे 6 का क्यूब। तो 8 का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2, यानी कि 3 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। 8 का फिर स्क्वायर होगा। फिर उसी प्रकार 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3, यानी कि 6 की पावर क्यूब। तो यह हो जाएगा 3 की पावर क्यूब, यह 3 की पावर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2 की पावर यह 9 हो जाएगा। और यह 3 यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो 2 की पावर यह 3 की पावर 2 है, यानी कि यह 3 दूनी 6, 2 की पावर 6 यहाँ से हो गया। उसके बाद 2 की पावर 3 यहाँ से हो गया, तो 6 3 9, यानी कि 2 की पावर 9 बच जाएगा। और यहाँ से यह 3 की पावर 3 रह जाएगा। और नीचे से क्या है कि 2 की पावर 6 दूनी 12 यहाँ से, 2 की पावर 12 यहाँ से, और 3 की पावर 6 यहाँ से। तो इनमें सबसे ज़्यादा काम था वह क्या है, तो 2 की पावर 9 है, 2 की पावर 12, तो सबसे क्या है ज़्यादा, तो सबसे पावर 2 की पावर 12 है। फिर 3 की पावर 3 और 3 की पावर 6 में से कौन ज़्यादा है, 3 की पावर 6, यानी कि 3 की पावर 6। तो इसका सही एलसीएम जो होगा 2 की पावर 12 गुणे 3 की पावर 6। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49 है, मोहन कमलेश से 2 गुना कुशल है और वे एक साथ मिलकर एक कार्य को 22 दिन में पूरा करते हैं। मोहन अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो इसका सिंपल सवाल है, सिंपल तरीका है कि यह मोहन हो गया, यह कमलेश हो गया। मोहन जो है कमलेश से 2 गुना कुशल है। तो इसमें दिया है कि मोहन कमलेश से 2 गुना कुशल है, यानी कि यह 2 गुना या 1 गुना है। दोनों मिलकर किसी काम को 22 दिन में पूरा कर लेते हैं। मोहन और कमलेश दोनों मिलकर 22 दिन में पूरा कर लेते हैं। दोनों मिलकर कितना यूनिट इधर काम करते हैं, 3 यूनिट। तो 3 गुणे 22, यानी कि 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 66 यूनिट टोटल काम है। तो इस कार्य को कितने दिनों में, तो पूछा है कि मोहन अकेला कितने दिनों में कर सकता है। तो 66/2 कर देंगे तो आ जाएगा। तो 66/2 यानी कि 33 दिन में पूरा कर देगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 49 का ऑप्शन नंबर बी। जिस तरीके से हम बताएं उस तरीके से बहुत ही सिंपल है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। मोहन और कमलेश का जो रेशियो होगा वह 2 संबंधी 1 कार्य का, तो जो समय का जो रेशियो होता है वह उल्टा होता है, यानी कि 1 संबंधी 2 का। दोनों के द्वारा मिला कुल कार्य कितना करेंगे, तो 22 दिन में कर लेते हैं। तो कार्य कितना करेंगे, तो 1/22 यूनिट काम करेंगे। तो 1/22 यूनिट काम को जो है मोहन जब करेगा तो वह 1/x करेगा, और सोहन जब करेगा तो 1/2x करेगा, यानी कि 2 गुना से है। तो यानी कि यहाँ से x की वैल्यू 33 दिन आ जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। प्रश्न नंबर 50 है, भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार जो है किसे है। तो यह सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास ही होता है कि वह भारतीय संसद को बुला भी सकता है और उसको स्थगित कर सकता है, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर डी होगा। आई होप आप सभी लोगों को यह क्लास पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इसका जो आगे का पार्ट है, यानी कि जो प्रश्न नंबर 51 से प्रश्न नंबर 100 तक है, वह इसी चैप्टर के जो अथवा पार्ट 2 कर से हम वीडियो बना दिए हैं, पार्ट 2 करके है, तो उसको आप लोग देख लीजिए। उसमें इसके आगे का जो प्रश्न है वह पार्ट 2 में मिलेगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जा रही है। आप लोगों की सुविधा के लिए ही हम यह कर रहे हैं, तो इतना मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को हमेशा नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी हम क्लास अपलोड करें। और कुछ नहीं है, बस यही कि अगर आप लोग पार्ट 2 भी देखना चाहते हैं और देखिए, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसी से एनटीपीसी में प्रश्न हमेशा पूछे जा रहे हैं। तो पार्ट 1 का आज हम करा दिए हैं। आज की क्लास का जो है पार्ट 2 पार्ट 2 देख लीजिए, जो 51 से 100 तक है। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।